हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत अभीज आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट जो कक्षा 8 से संबंधित सवाल है, जो अध्याय नंबर 12। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ सवालों का कॉन्सेप्ट जानेंगे। उसके बाद ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो, चलिए हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, आयत। ठीक है, कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयत। ध्यान दीजिए, पहले आयत। आयत कहते किसको है? वह चतुर्भुज जिसके चार भुजा हो, जिसमें दो आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, आयत। या साधारण भाषा में या साधारण परिभाषा ये बोल सकते हैं कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो वो क्या हो जाएगा, आयत। ध्यान दीजिए, यदि प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है तो आयत नहीं होता है, बल्कि वो क्या हो जाता है, समचतुर्भुज। तो आयत में याद रखिए, इसका प्रत्येक कोण क्या हो जाता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 90, ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 90, यानी प्रत्येक कोण इसका क्या हो जाएगा, 90। और ध्यान दीजिए, आमने सामने मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या होगा, लंबाई में बराबर। और दूसरा ये वाला भुजा और ये वाला भुजा मतलब चौड़ाई, जैसे आमने सामने क्या, हमने क्या कहा, आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये वाला भुजा और ये भुजा, ठीक है, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये चूंकि लंबा है, इसीलिए क्या कहते हैं, लंबाई से कहते हैं, इसको कहते हैं लंबाई। ठीक है, लंबाई को हम एल से सूचित करते हैं, जिसका इंग्लिश होता है लेंथ। ठीक है, उसके बाद ये इसको बोलते हैं चौड़ाई, जिसका मतलब कम दूरी होता है, इसको बोलते हैं चौड़ाई, है ना। इसको जो हम बी से सूचित करते हैं, अब बी फोर क्या होता है, बेस। क्या होता है, बी फोर बेस। तो हम ये समझ गए कि आयत किसे कहते हैं। फिर एक बार रिपीट करते हैं, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, आयत में हमें क्या क्या निकालने की आवश्यकता होती है, क्या क्या निकालते हैं। आयत में बेसिकली हम दो ही निकालते हैं चीज। पहला है कि उसकी परिधि निकालते हैं, सॉरी परिमिति निकालते हैं या परिमाप निकालते हैं। परिमिति हो या परिमाप एक ही होता है। दूसरा है क्या, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले आपको यह समझा देते हैं कि परिमिति है क्या। परिमाप जो है, ये भुजा की जो लंबाई है, चारों भुजा की लंबाई, यदि हम उस चारों भुजा की लंबाई को मापेंगे तो वो हमारा परिमाप कहलाएगा। अगर उसके चारों भुजा के अंदर का जो क्षेत्र होता है, ये वाला भाग सफेद, इस क्षेत्र को अगर हम मापेंगे या उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस जगह पर हमारा कलम ड्रॉ करता है या मार्कर ड्रॉ करता है, यानी भुजा की लंबाई ही क्या कहलाएगा, परिमिति, या फिर उसको परिमाप बोलते हैं। और उसके अंदर का क्षेत्र, यानी भुजा के द्वारा घिरे गए अंदर का क्षेत्र को हम कहते हैं क्या, उसका क्षेत्रफल। यानी उसका आयत में दो ही चीज होता है, पहला होता है आयत क्या, परिमिति, और दूसरा क्या होता है, आयत की क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल। चलिए, उसका कुछ फॉर्मूला होता है, उसको हम लिखते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर आपका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी। अब बोले सर कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, ये एल हो गया, ये भी क्या हो गया, एल, ये हमारा बी हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, बी। यदि हम चारों को जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं, जैसे एल प्लस बी प्लस फिर एल प्लस बी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो L और L की संख्या आपका कितना हो गया, 2L। ठीक है, प्लस B और यहाँ पे B, तो एक B और एक B मिला के आपका कितना B हो गया, 2B। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, 2B। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। यही हमारा हो गया क्या, परिमिति। ठीक है, तो ये हमारा आयत का हो गया क्या, परिमिति। अब दूसरा होता है क्या, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L इंटू बी। लंबाई L4 क्या होगा, लेंथ मतलब लंबाई, B4 बेस, जिसका मतलब क्या होता है, चौड़ाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि आयत का क्षेत्रफल बराबर हुआ लंबाई गुना चौड़ाई। यदि कहीं पे आपका क्षेत्रफल दिया रहे और लंबाई निकालना हो, तो डायरेक्ट अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, लंबाई बराबर, ठीक है, अगर लंबाई बराबर निकालना है, मतलब आपको L बराबर, तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बट्टा क्या हो जाएगा, B, मतलब
चौड़ाई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम L बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पे इसी फॉर्मूला से दोनों फॉर्मूला निकलेगा। अगर L बराबर करेंगे तो ये गुना के रूप में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो हमने तो वही किया। यदि B बराबर निकालना हो, मतलब चौड़ाई बराबर आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल बट्टे, है ना, आयत का क्षेत्रफल बट्टे क्या हो जाएगा, लंबाई, मतलब आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। ठीक है, तो B बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। ठीक है, चलिए हम समझ गए आयत के बारे में। चलिए इसका सवाल एक बताते हैं, उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल लिखते हैं इस प्रकार, यदि किसी आयत, यदि किसी आयत की लंबाई बराबर 5 मीटर और चौड़ाई बराबर, सॉरी डायरेक्ट लिखते हैं, चौड़ाई 3 मीटर हो, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह का सवाल रहेगा। हमने तो दोनों चीज एक ही साथ दर्शाया, लेकिन बहुत कम ही सवाल में रहेगा कि दोनों चीज आपका एक साथ रहेगा। कोई एक चीज ही मांगेगा, या तो परिमाप मांग सकता है या फिर क्षेत्रफल मांग सकता है। अगर दोनों मांगेगा तो दोनों हम इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, L बराबर आपका कितना, 5 मीटर, जो दिया हुआ है उसको पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद B बराबर आपका कितना दिया हुआ है, आपका 3 मीटर। तो पहला क्या बोलता है, उसका परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2। ठीक है, तो 2 तो लिख लिया, उसका एल का मान कितना है, 5, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद देखिए 2, 5, 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 दूनी 16, यही हो गया आपका मीटर। ये हो गया आपका परिमाप। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब L इंटू बी। तो लंबाई का मान देखिए कितना, 5, और चौड़ाई का मान कितना है, 3। तो यहाँ पे हो गया 5 3 15। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 15। क्योंकि यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, तो दो जगह इसका क्या मात्रक है, तो मात्रक गुना मात्रक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। तो आपका जो आयत का क्षेत्रफल हुआ, ये क्या हो गया, 15 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, या 15 वर्ग मीटर, इसको इस प्रकार बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आयत के बारे में हम समझ गए। अब दूसरा अगला जो पॉइंट है वो हम सीखेंगे किसके बारे में, वर्ग के बारे में। तो ध्यान दीजिए, वर्ग का चित्र इस प्रकार होता है, मतलब ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है। वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी और एक बार परिभाषा आपको बोल देते हैं, वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ए बी सी डी, ये प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री, और प्रत्येक भुजा आपस में क्या है, बराबर। और ध्यान दीजिए, इसका जो भुजा होता है, तो भुजा को हम लगभग ए से ही सूचित करते हैं। ठीक है, या तो भुजा लिखते हैं, या फिर वर्ग के भुजा को हम किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। ठीक है, तो वर्ग का भी दो ही चीज निकलता है, पहला होता है क्या, परिमाप, दूसरा होता है उसका क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, इसका परिमाप कैसे निकालना है। तो परिमाप निकालने का मतलब यह है कि उसके चारों भुजाओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो सब जगह पे क्या है, इसका ए है। अगर परिमाप मापेंगे तो चारों भुजा को क्या करेंगे, हम मापेंगे, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 4a। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, या उसको सिंपल भाषा में ये भी लिख सकते हैं 4 गुना ए। चलिए हम लिखते हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा आपका
4 गुना भुजा या 4a। ठीक है, अब निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा। इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर, है ना। आप चाहे ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। यदि सिंबल में दर्शाइएगा तो a का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर भुजा में लिखना है तो भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हम सीख गए किसके बारे में, वर्ग के बारे में। तो वर्ग का भी 2 चीज निकलता है, पहला है इसका क्या, परिमाप, दूसरा है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ आता होगा। ठीक है, चलिए अगली ओर बढ़ते हैं। अगला है विड्थ। अगला जो है विड्थ, यहां पे ध्यान दीजिए, विड्थ में भी हमको 2 चीज निकालना है इसका। ठीक है, यहां पे ये वाला भाग, यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि या वृत्त के परिधि तक मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब त्रिज्या को सूचित किया जाता है आर से। ठीक है, अब आर से सूचित इसीलिए किया जाता है क्योंकि त्रिज्या का इंग्लिश होता है रेडियस, तो रेडियस मतलब आर से शुरू होता है, इसीलिए त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं, आर से। ध्यान दीजिए, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींचा गया जो रेखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। यानी वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, वृत्त के जीवा कहते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, यदि कोई भी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है तो उस जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं, है ना। उस जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास को किससे सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिए, अगर इस केंद्र से लेकर यहां तक कितना आर और यहां से लेकर आर, तो देखिए यहां आर, तो यदि यहां पे इस पूरे जो जीवा है उसको डी कहते हैं, मतलब व्यास कहते हैं, तो डी बराबर यहां पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, आर प्लस आर मतलब 2r। तो आपको याद रखना है कि d बराबर होता है कितना, 2r, मतलब वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, वृत्त का जो त्रिज्या होता है व्यास का क्या होता है, आधा होता है। मतलब यदि अगर हम r बराबर करेंगे तो dy क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वृत्त का जो व्यास त्रिज्या होगा वो क्या होगा, वृत्त के व्यास का आधा होगा। ठीक है, यानी उसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या निकलेगा। तो चलिए ये तो हम समझ गए त्रिज्या और व्यास के बारे में क्या संबंध है। ध्यान दीजिए, d बराबर 2r या फिर r बराबर करेंगे तो d बाय 2। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। व्यास को d से सूचित किया जाता है और d बराबर होता है 2r। अगर r बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, d बाय 2। तो इसमें भी 2 चीज निकालता है, पहला है उसका परिधि। अब परिधि इसको इस तरह से बोलते हैं, जिस जगह पे हम कलम घुमाएं वो वाला भाग हमारा क्या होगा, परिधि। मतलब ये जो लकीर से बना हुआ है ये जो भाग है वो क्या हो गया, परिधि। इसका अंदर का जो क्षेत्र है उस भाग को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। चलिए इसका परिधि और क्षेत्रफल दोनों निकालते हैं, है ना। तो वृत्त की परिधि बराबर आपका हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r या फिर पाई d होता है। ठीक है, या 2 पाई r होता है या फिर पाई d होता है। आप चौंक गए होंगे कि सर पाई d कैसे होता है। ध्यान दीजिए, अगर 2 पाई r है, क्या हम इसको लिख सकते हैं पाई गुना 2r। क्या इसको हम लिख सकते हैं, पाई गुना 2r का मतलब क्या होता है, d बराबर 2r होता है। तो 2r के जगह पे हम क्या बैठा दिए, d। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाई d। तो इसका परिधि अगर हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, यदि आपके पास व्यास दिया रहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई d, यदि आपके पास त्रिज्या दिया रहे तो आप लिख सकते हैं 2 पाई r। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 पाई r का स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r का
स्क्वायर। तो यानी आप बोले सर ये पाई है क्या? एक पाई संकेत है जिसका मान होता है 22/7 या फिर 3.14। 3.14 हम तभी प्रयोग करते हैं जब सवाल में दिया रहे, नीचे प्रयोग करने के लिए उसको सूचना में दिया रहे। अन्यथा यदि कुछ दिया हुआ नहीं रहे तो हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? 22/7 का प्रयोग करते हैं। हम 3.14 का प्रयोग तभी करते हैं जब सवाल में दिया रहे। ठीक है, तो यहाँ पाई बराबर याद रखिए, पाई बराबर होता है 22/7 और 3 या फिर 3.14। तो हम यहाँ पे सीख गए कि वृत्त की परिधि बराबर होता है क्या? 2πr, और दूसरा होता है क्या? पाई डी। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इससे एक सवाल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर दिया हुआ है किसी वृत्त का, क्या करना है? वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि ठीक है, यदि r बराबर कितना हो? 14 सेंटीमीटर हो। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं? वृत्त की परिधि बराबर होगा क्या? 2πr। तो यहां हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना r का मान कितना है? 7 7 समाप्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर है, सॉरी 44 सेंटीमीटर हो गया। यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर, मतलब 22/7 गुना आर का स्क्वायर का मतलब आर को कितना बार लिखना है? सॉरी यहाँ पे 14 है, हमने गलती से कितना दे दिया है? 7। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 14। तो 7 दूनी 14, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? 88, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 14 गुना 14। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 44, 14 चौके 56 की 6, 14 चौके 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61। यही हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीख गए। पीछे में थोड़ा सा छूट गया वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए या वर्ग का परिमाप निकालने के लिए। ठीक है, चलिए हम वर्ग की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा छूट गया है। तो लिखते हैं क्वेश्चन में, यदि किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो उसके परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ? भुजा मतलब ए बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। वो भी किसका है? वर्ग का है। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, लिखते हैं वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a। क्या होता है? 4a। ये देखिए वर्ग है तो 4 भुजा है, तो 4 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। तो 4 गुना a का मान आपका कितना है? 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वर्ग का आपको क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। a का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा? 100। 10 दूनी 20 नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 गुना 10। तो 10 को अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके किसके बारे में? वर्ग के बारे में। चलिए अगला जो पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, जो जो आपका एक्सरसाइज में है उस टॉपिक को हम लिए हैं और उसको, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ताकि जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो आप भी हमारे साथ साथ बना सकते हैं। ठीक है, और आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है उसे कर्ण कहा जाता है, और उसमें जो लेटा हुआ भुजा होता है उसे आधार कहा जाता है।
और जो खड़ा भुजा होता है उसे शीर्ष लंब या फिर लंब कहा जाता है, ठीक है, या फिर ऊंचाई भी कहा जाता है। चलिए हम इसको लंब ही बोलते हैं, है ना। तो इस त्रिभुज को हम बोलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। हालांकि त्रिभुज 2 तरह के भाग, 2 रूप में बांटा गया, पहला कोण के अनुसार, दूसरा भुजा के अनुसार। हम एक बार बता देते हैं, ये कोण के अनुसार है। कोण के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, पहला है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा है अधिक कोण। उसके बाद भुजा के अनुसार अगर देखा जाए तो हो जाएगा समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। मतलब फिर बता देते हैं, वह त्रिभुज जिसका कोई भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर भुजा के अनुसार देखा जाए त्रिभुज, तो वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। वह त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तो आपको हम बता दिए त्रिभुज के प्रकार। चलिए हमको बेसिकली सीखना है किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज का हमको क्या करना है, सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो लंब भी निकाल सकते हैं और आधार भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस कक्षा में सिर्फ हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना ही है। चलिए हम निकालते हैं त्रिभुज का, त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सिंबल दे दिए। तो 1/2 आधार गुना लंब, या फिर यहां पे लिख सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। हम दोनों लिख सकते हैं। हमने क्या कहा, लंब को लंब भी बोला जाता है या फिर ऊंचाई भी बोला जा सकता है या फिर शीर्ष लंब भी बोला जा सकता है। तो ये घबराइएगा नहीं कि यदि शीर्ष लंब दिया रहे तो ये तो समकोण त्रिभुज है ही नहीं। ये समकोण त्रिभुज पहचानने का नियम यही है, उसका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री। चलिए इससे संबंधित कुछ सवाल हम बना लेते हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के आधार 12 मीटर तथा ऊंचाई 7 मीटर हो तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात करें, है। मतलब सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है। इसका आधार कितना दिया हुआ है, 12 मीटर है और ऊंचाई जो है कितना है, 7 मीटर है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जो जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। यानी आपके पास आधार क्या है, आधार बराबर, है ना, आधार बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 12 मीटर और ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर आपका कितना है, 7 मीटर। तो आपको निकालना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंबल का प्रयोग कर, या फिर उसको अक्षर में भी लिख सकते हैं। चलिए हम सिंबल का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना। चलिए शॉर्ट में लिखते हैं। तो 1/2 आधार आपका कितना है, 12, ऊंचाई कितना है, 7। यहाँ पे देखिए 6 दूने 12 कट गया तो यहाँ पे हो गया 6 7 42। चूंकि 2 है, यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर, मीटर मीटर गुना हो गया तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो जब भी क्षेत्रफल आता है मीटर का मतलब उसमें स्क्वायर ही लग जाता है। यदि आयतन हो तो उसमें क्या हो जाता है, घन होता है, क्योंकि उसमें 3 भुजा आपस में गुना होता है। इसमें 2 भुजा आपस में गुना हुआ, इसीलिए क्या हो गया, वर्ग मीटर। चलिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए यहीं से अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।